गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। और गर्मी तो काफ़ी है, लेकिन क्या करना है, पढ़ाई तो करनी है। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ध्यान को सिर्फ़ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम की ओर ही लगाना है। और कोशिश करनी है कि अगर अभी हम कष्ट उठा रहे हैं तो आगे आने वाला जो पल होगा वो सुनहरा होगा। आज की सुबह आपको मुबारक हो। गुड मॉर्निंग आप सभी को सदफ़ की ओर से। दोस्तों, मैं जो रिवाइज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दूँ। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं पूरी तरीके से अपने रिविज़न्स को आगे बढ़ाती रहूँ और मैं जो भी पढ़ूँ कोशिश करूँ मैं आपके लिए उसको सेंड कर दूँ। पेपर मेरा भी है और आपका भी है, और अगर हम मिलकर रिवाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर रखी हूँ, जिससे मैं बाकी के सब्जेक्ट को रिवाइज़ करती हूँ। बाकी सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बुक्स मैंने परचेज़ की हुई है जो बहुत पहले भी जो पढ़ाई कर रही थी तो कुछ-कुछ बुक्स ली थी। वो सब किताबें भी हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो वही रहती है, हिस्ट्री तो बहुत मुश्किल से चेंज हुई है। कोई जो रिसेंट ही हिस्ट्री है जो कुछ बदलाव हुआ है, वरना जो हमारी हिस्ट्री चली आ रही है इंडिया की वही हिस्ट्री है। बस हमें अपने ज़हन में उसको बैठाना है ताकि एग्ज़ाम में हम उसको सही कर पाएँ। ज्योग्राफ़ी, सिविक्स जो है वो जो की अर्थव्यवस्था है उसको देखना है, और कुछ जो जीएस में जो हम लोग घटना चक्र वगैरह है जो पेपर में आएगा बीपीएससी में, सुपर टेट में, उसको देखते रहना है। और वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि एनसीईआरटी की जो सार संग्रह है इसमें जो वन लाइनर दी हुई है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि हम अगर इसमें से 75% भी अगर कवर कर लिया तो पेपर में से कुछ ना कुछ आना ही आना है। ऑब्जेक्टिव्स तो घुमा फिरा के इससे ही पूछेंगे, सारे चैप्टर्स से कुछ ना कुछ। बस हमें कोशिश करना है कि हमारे समय सभी चैप्टर्स को कवर करना है। टीचिंग और लर्निंग से मटेरियल जो अवेलेबल है मेरे पास, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस चीज़ से भी उसको भी कवर करूँ, क्योंकि साथ-साथ में सीटेट के भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी मेरे ज़हन में है, और उसके लिए मैं कुछ-कुछ टीचिंग्स मटेरियल भी डाल रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ और मैं उसको अपडेट कर रही हूँ। और ये कुछ बुक्स हैं मेरे पास जो दृष्टि की है, ये काफ़ी अच्छी किताब होती है, और इसमें जो क्लियर करते हैं, जो भी बताते हैं वो बहुत सुंदर तरीक़े से, और काफ़ी जो इनका जो मतलब बुक्स को जो छापने का जो तरीका है वो काफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी जो है इनकी काफ़ी अच्छी होती है, और जो चित्रण की वजह से ये हमें समझ में भी अच्छे से आता है। देखिए, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट जो हम इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी इस बुक से कवर करूँगी तो मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूँ। ये बुक वैसे आप मार्केट में ले सकते हैं, जीएस दृष्टि। ये इनकी चित्रात्मक प्रस्तुति है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और पढ़ने में भी बहुत आसानी होता है। हर चीज़ को एकदम खूबसूरत तरीके से इन्होंने प्रेज़ेंट किया हुआ है ताकि पढ़ने वाले का ध्यान केंद्रित हो और वो उसको इंटरेस्ट जागे पढ़ने में। हमारा भी तो यही ख़्वाहिश है कि हम शिक्षक जो हम बन रहे हैं तो हम बस यही चाहेंगे ना कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनके अंदर इंटरेस्ट जागे। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। देखिए, इसमें हर चीज़ दी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को भी रिवाइज़ करें। वैसे हम रिवाइज़ कर रहे हैं और जितना पॉसिबल हो सक रहा है हम रिवाइज़ कर रहे हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने बता ही दिया है कि हम कोशिश करते हैं। बायजूस के कुछ मॉक टेस्ट हैं वो हम देते हैं सीटेट के लिए, और हाँ, ये अड्डा जो 247 है वो भी काफ़ी अच्छा ऐप्स है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी सचिन तिवारी सर की क्लासेस भी जॉइन कर रखी थी बीएड के लिए, सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप वहाँ भी जाकर अपने लिए तैयारी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उस चीज़ को। अध्ययन मंत्रा से आप रोहित वैद्वान सर से जुड़ सकते हैं, और लोकेश भारद्वाज सर से आप ईवीएस के लिए जुड़ सकते हैं, और ऐसे अभी सभी टीचर्स ने, सभी ऐप्स ने बीपीएससी के लिए भी ज़ोर-शोर से तैयारी करवानी शुरू कर दी है। तो ये सब भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारा खुद का पढ़ना, खुद का रिवीज़न करना, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो कोशिश करते हैं कि कुछ रिवीज़न जो हम करते हैं वो आप तक हम पहुँचा दें। मेरी जो स्टडी है वो आपको समर्पित है, आपको पहुँचा रही हूँ, और एग्ज़ाम हम सबका अच्छा जाए। आपके लिए बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक है, और
आशा है कि मेरा भी पेपर आप लोगों के साथ साथ अच्छा जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज की स्टडी शुरू करते हैं, आज का रिवीजन शुरू करते हैं। कल हमने रिवाइज़ किया था भाषा और विचार। हम इस बुक से पढ़ रहे थे, आप देख लीजिए, भारती गाइड की ये बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की ये बुक है। इसमें अनिवार्य विषय 50 अंक के थे। ये एक्चुअली मैंने मंगाई थी बिहार स्टेट के लिए 2023 की। तो ये किताब है जिसमें इसका जो थ्योरी है काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक बार आप थ्योरी जान लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर अच्छे से टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी घुमा के दे सकते हैं। लिटरली हमें वो चीज़ पढ़नी है, सारी चीज़ें पढ़नी है जो हमें हमारे लिए उपयोगी है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो हम सब चीज़ कवर कर लें थोड़ा-थोड़ा, जो हमें पॉइंट टू पॉइंट कहीं से भी अगर पूछे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे लिए उपयोगी हो टीचिंग में। और हमारा जो बीपीएससी सुपर टेट में अगर 2-4 क्वेश्चन दे भी दिए तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे के लिए। कल हमने पढ़ा था जो भाषा और विचार, आगे बढ़ते हैं। अब आज हम रिवाइज करते हैं शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं। शिक्षण और अधिगम में घनिष्ठ संबंध। प्रभावी शिक्षण में अधिगम अधिक सार्थक और व्यवहारिक होता है। शिक्षण को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बर्टन ने कहा है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। इसी संदर्भ में डमविल का कथन है, शिक्षण का सरलतम अर्थ यह है कि शिक्षक जो कुछ जानता है उसे विद्यार्थी को बताता है। बिल्कुल, शिक्षक वही है जो उसको जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो विद्यार्थियों के लिए उसको समर्पित करता है। एडमंड एमिडोन के मतानुसार शिक्षण को अंततः प्रक्रिया के रूप में लक्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कक्षा कथन को शामिल किया जाता है, जो अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच परिचालित होते हैं। कक्षा कथन का संबंध अपेक्षित क्रिया से रहता है। विल्टन के विचार में शिक्षक को ज्ञान की सामग्री इस रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसमें वास्तविक संबंधों को ठीक प्रकार से जाना जा सके। शिक्षण और अधिगम का संबंध, इसमें रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को बताया गया है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम अर्थात सीखने पर केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में, जब शिक्षण होगा तभी अधिगम होगा। अतः प्रत्यय शिक्षण कंसेप्ट अधिगम के बिना कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। किंतु B.O. स्मिथ को यह मानने नहीं, उनके अनुसार यह आवश्यक नहीं कि शिक्षण द्वारा अधिगम उत्पन्न हो। वे शिक्षण और अधिगम को अलग अलग मानते हैं। वुडवर्थ ने अधिगम का अर्थ बताते हुए कहा था कि नया ज्ञान और अनुक्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। स्किनर ने भी सीखने की विकासात्मक प्रवृत्ति के बारे में ही कहा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। N.L. गेज के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण केंद्रीय बिंदु होना चाहिए, परंतु केंद्रीय बिंदु अधिगम को ही माना जाता है। कक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए केवल अधिगम के तत्वों का नियमों का अध्ययन करके ही समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। केवल उन्हीं के अध्ययन से हम शिक्षण में सुधार नहीं कर सकते। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक अपने शिक्षण की अवधि में स्वयं कुछ सीखते रहते हैं। इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं तथा कक्षा में शैक्षिक परिवेश बना रहता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आज ये जो टॉपिक को कवर किया, ये हमारे लिए इस में बहुत सारी बिंदु है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे अगर हमारे 1-2 क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। और कल हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम कवर करेंगे। अब आते हैं कुछ सार संग्रह से ले लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, देख लेते हैं इसमें क्या है।
एग्ज़ाम्स जो हमारे सर पर है बीपीएससी सुपर टेट, इसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार होना है और इसके लिए हमारे लिए ये बुक काफ़ी लाभान्वित है। कोशिश करनी है कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करें। कल हम पढ़ रहे थे, देखिए हमने कल पढ़ाई की थी भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये हम कल देख चुके थे। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये है भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, वैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। ये चित्रात्मक प्रस्तुति बहुत सुंदर है। स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या हैं? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये हमारे मेन बेस पिलर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आप चाहें तो इसको अपने बुक में भी नोट कर सकते हैं, जिससे हमें याद रहेगा। देखते हैं नीचे, नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, वर्ष 1911। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। और भी कुछ क्वेश्चंस है जो हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वेयर। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी वेयर ने। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है ये कथन। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को संघात्मक के तरंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक बल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार अडल्ट फ्रेंचाइजीज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग चक्र में है। और कितनी तिलियां स्पोक्स हैं उसकी? 24। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स टच करने थे तो हमने टच कर लिए। कल हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट
सब्जेक्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। तो कल इसको हम कवर करेंगे। और हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हमने जो रिवाइज़ नहीं की हैं और अभी एग्ज़ाम हमारे सर पर है, तो कुछ जल्दी जल्दी करना है, जो और भी ज़्यादा हमारे टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि जीएस की तो इतनी लंबी, इसका विषय इतना लंबा है, इसके सिलेबस इतने लंबे हैं कि ये तो बहुत जल्दी कवर नहीं हो सकता, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। और इसके लिए हमने एक बुक ली है, ये है बिहार। ये दृष्टि की किताब है, ये काफ़ी अच्छी बुक होती है। आप चाहें तो समग्र अवलोकन बिहार का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें बिहार की बीपीएससी जो देनी है, बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चंस उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर आने वाले हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित है की जाने वाली सभी परीक्षाओं हेतु एक संपूर्ण पुस्तक है ये, और इसका ये 3rd संस्करण है। तृतीय संस्करण मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने इसको कल निकाला है खोजकर। देख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोगों को काफ़ी काम आएंगी। बिहार के इतिहास का प्रमाणिक संकलन, अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तत्वों का पृथक संचयन, ग्राफ, बॉक्स चार्ट इत्यादि आकर्षक प्रस्तुतिकरण के साथ तो दिया ही है ये, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ अभ्यास प्रश्न और बिहार समसामयिक जो बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो भी हैं इसमें। तो हमें कोशिश करना है, इसकी जो थ्योरी पेपर्स है, इसमें जो थ्योरी के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं बिहार से रिलेटेड, उसको हम कवर करेंगे, ताकि हमारे इंट्रोडक्शंस जो हो जाए ना, हमारा जो सामान्य परिचय हो जाए बिहार से, वो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए 2-4 पॉइंट आज हम यहाँ से शुरू भी कर देते हैं, ताकि हमें हेल्पफुल रहे। राज्य का नाम बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। राज्य की स्थापना, बिहार दिवस 22 मार्च 1912। राज्य की राजधानी पटना, प्राचीन समय में पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। और यहाँ देखते हैं इसके राजकीय चिन्ह, बोध वृक्ष 2 सात्विक के बीच स्थित है। राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा मैरीगोल्ड, राजकीय मछली मांगुर, राजकीय पशु बैल, राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंद बिहार, राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाश करे। तो आज के लिए हमने ये इतना रिवाइज़ किया। अब हम लोग इसको आप देख सकते हैं, ये आपके इसलिए मैं प्लेलिस्ट में रहेगा, हम इसको अपलोड कर दे रहे हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे खुशी हो, मैं जो भी पढ़ूँ उसको मैं आपके लिए अपलोड कर दूँ। बाय बाय, टेक केयर।